ऑल द स्टूडेंट एंड द वीवर्स वेलकम बैक टू इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सबके लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है जो कि यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। यूनिट नंबर 3 का नाम स्टूडेंट डायनामिक्स है और आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा पेज नंबर 64 पर अवेलेबल है, जिसका नाम आप सब देख चुके हैं हमारी वीडियो के अंदर। नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, बिल्कुल भी ताख़िर किए बगैर हम हमारे आज के लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, बट इससे पहले मैं आपको ये बात क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि हमने यूनिट नंबर 3 से यानी डायनामिक्स से अब तक फोर्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया है, मोमेंटम को डिस्कस किया है, ठीक है। और मोमेंटम से रिलेटेड हमने एक दो कहना चाहिए बुक की ही एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो अब तक आप लोगों ने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे पहले उन वीडियोस को वॉच कर लें, ताकि आज का लेक्चर भी आपको इजीली समझ में आ सके। टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट में ले रही हूँ यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमेशा आपने जहन में रखना है कि मोमेंटम का जो कंसेप्ट है, यानी मोमेंटम जो है ना, एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है। आपने इस बात को जहन में रखनी है। और ये कब मतलब होता क्या है, जब टू बॉडीज़ आपस में मोमेंटम को, जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करूँगी, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जब भी दो बॉडीज़ आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। इंटरेक्ट का मतलब टकराएंगी, ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें बताना है, यही चीज़ आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, तो उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो यही वजह है स्टूडेंट के मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए बॉडी, यहाँ पर टू बॉडीज़ थी, m1 एंड m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये बिफोर कोलिजन की मैं बात कर रही हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी एंड u2 थी बॉडी 2 की। उसके बाद जब ये आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुई है, बस ये आपस में आई और आपस में एक दूसरे से खुद ही टकरा गई कुछ टाइम के बाद। जब ये टकराने के बाद दोबारा अलहदा होती हैं, तो ये इसी पोजीशन पर आ जाती हैं, यानी m1 m1 की जगह पे रहेगा, m2 m2 की जगह पे। बट ये वेलोसिटी के साथ आती हैं, थोड़ा दूर होती हैं, तो इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है, यानी मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। नो मोमेंटम चेंज बिफोर कोलिजन एंड नो मोमेंटम चेंज इन आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट है, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। हमें बताया जा रहा है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यानी मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो चलें अब इसी बात को हम मैथमेटिकली सीखते हैं, मैथमेटिकली इसके कंसेप्ट को समझते हैं, जो कि फ़िज़िक्स के अंदर आपको पता है हम हर बात मैथमेटिकली करते हैं, बगैर मैथमेटिकली हम कोई भी बात नहीं करते। तो देख लीजिए, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। स्टूडेंट देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन के अंदर क्या मतलब था, यानी टकराने से पहले का मोमेंटम क्या था, m1, इसकी वेलोसिटी u1 थी, m2 और इसकी वेलोसिटी क्या थी मेरे पास u2। तो मैं यहाँ पर इसी बात को यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 u1, और हमने इसको ऐड कर लिया, प्लस कर लिया m2 u2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है, जब ये आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी हो जाएगी v1 एंड v2। तो यहाँ पर मैंने इस बात को भी लिख दिया। तो फाइनल मोमेंटम यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद का मोमेंटम मेरा किसके इक्वल आया, m1 इक्वल आया v1 के, ठीक है। m1 v1 इज इक्वल, सॉरी, प्लस करने के बाद m2 और v2। देखें,
टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। थस m1, यहाँ पर अब मैं दोनों सिस्टम इन्होंने कह दिया कि भाई दोनों बराबर रहेंगे, तो हम इसी चीज़ को इक्वल करके इक्वल की फॉर्म में लिख देते हैं कि भाई m1u1, यहाँ क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन यानी टकराने से पहले, तो देखिए बिफोर कोलिजन के अंदर क्या था, m1u1 प्लस m2u2। इसी बात को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इक्वल का साइन लगाया। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन किसके बराबर आ रहा है, m1v1 प्लस m2v2। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, m1v1 प्लस m2v2, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी बराबर रहेंगे, इनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो चलिए आ जाते हैं इसी से रिलेटेड, आज के इसी टॉपिक से रिलेटेड बुक एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ताकि ये वीडियो और ये लेक्चर आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्टूडेंट, हमारी वीडियो को लाजमी आप लोग वॉच किया करें, और वॉच करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें, ताकि वो बच्चे भी अपने टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर सकें और उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ सके। स्टूडेंट, हमसे इस न्यूमेरिकल के अंदर कहा जाता है कि भाई आ गन ऑफ मास, एक गन है, ठीक है, उसका मास क्या है मेरा 8 kg, फायर्स अ बुलेट फ्रॉम मास, अब बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो गन है, ठीक है, उसका जो मास है, वेलोसिटी है मेरे पास कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। हमें क्या करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी गन जब रिकॉइल होती है उसकी वेलोसिटी हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें 2 मास गिवन है, ये भी केजी में है और ये ग्राम में है। तो ये ग्राम में है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि भाई जब भी हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करवा देते हैं। तो देखें m1 मास मेरा कितना था, 8 kg, और m2 मास मेरा कितना था, 40 ग्राम। ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर लिया केजी में, तो मैंने क्या किया, 40 को डिवाइड करवा दिया 1000 से, और ये बराबर आ गया मेरे पास 0.04 kg के, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, देखें बुलेट की वेलोसिटी हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, u2 इज इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द गन यानी u1, बुलेट की वेलोसिटी u2 कहलाएगी और गन की वेलोसिटी u1 कहलाएगी, ये भी नहीं दी हुई, तो ये भी 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट यानी जितनी स्पीड से वो गोली निकली है ना, यानी पहले नहीं निकली थी लेकिन बाद में तो निकली है ना, जब हमने उसको उसके अंदर डाल दिया था, रिकॉइल हो गई थी वो, तो वो कितनी स्पीड से निकली थी, 100 मीटर पर सेकेंड के। वेलोसिटी ऑफ द गन इनिशियल हमें पता करनी है कि गन की वेलोसिटी कितनी थी जो बुलेट इतनी स्पीड से गई है, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसको जहन में रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये यानी कि हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पे आके क्लियर हो गया कि u1 u2 की बात हुई है, u2 u1 की बात हुई है, ये कौन सा मोमेंटम था, बिफोर कोलिजन, यानी कोलाइड नहीं हुआ था। और इसके अंदर आफ्टर कोलिजन के अंदर वेलोसिटी क्या हो गई, जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी वो आफ्टर कोलिजन की ही होगी, यानी कि v1 और v2 आपको गिवन है, v1 आपने फाइंड आउट करना है। अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने आपको अभी ये फॉर्मूला समझाया है कि ये किस तरह से आता है हमारा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आपने गौर करना है इस फॉर्मूले पर, इसमें से हमें फाइंड आउट क्या करना है, v1 फाइंड आउट करना है। अब आप देखें v1 किस साइड पर है, इस साइड पर है, इक्वल के इस तरफ है। तो अब आप ये भी देखें कि भाई m2v2 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएंगे, माइनस। देखें m2v2 माइनस हो गए और यहाँ क्या बचा, m1 बचा और v1 बचा, बाकी सारी क्वांटिटीज सेम रहेंगी। अब हमें पता क्या करना है, जाहिर सी बात है हमें v1 पता करना है, तो m1 यहाँ क्या हो रहा है,
V1 से मल्टीप्लाई इक्वल किस तरफ आके M1 क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब ये क्योंकि हमने माइनस का साइन था, ये माइनस वाली वैल्यू थी और इसकी वेलोसिटी भी v2 थी, हमने इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है और इन्हें हम प्लस कर लेंगे। फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम माइनस करवा देंगे m2 और v2 की वैल्यू से। सो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें मास m1 मुझे कितना गिवन था, m1 मुझे गिवन था 8 kg, मैंने 8 kg लिख दिया। ठीक है, u1 मेरा कितना था, u1 मेरा था 0, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। m2 मेरा क्या आया था, 0.04 आया था kg, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस u2 मेरा कितना था, मेरा u2 मेरा मुझे गिवन था, ये भी 0 था, मैंने यहाँ पर भी 0 लिख दिया। ठीक है, जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर भी आंसर हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम माइनस करवाएंगे, m2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 0.04 मल्टीप्लाई v2 की वैल्यू मेरी थी 100 मीटर पर सेकेंड। जब इन दोनों क्वान्टिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और 8 से हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल और ये टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग बिल्कुल अब क्लियर हो चुका होगा आपको ये कॉन्सेप्ट के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें आपको कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं आपको वो चीज़ भी, वो पॉइंट भी आपका क्लियर कर सकूं, आपको समझा सकूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, जिन्होंने अब तक 9 और मैट्रिक के 9 में ज़ाहिर सी बात है पहली दफ़ा स्टूडेंट आए तो उनको ये कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, ताकि उनके लिए आसानी हो सके और आपके साथ वो भी आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए इंग्लिश टीचर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।